हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चार्ल्स के नियम को अध्ययन करेंगे। देखिए, जो जैक चार्ल्स थे उन्होंने स्थिर दाब पर बताया था कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वी अनुपाती टी और वी अपॉन टी और इक्वल टू के हमने यहाँ पे की कांस्टेंट एक लिया स्थिरांक। इस समीकरण के आधार पर अगर हम दो भिन्न तापों पर मतलब T1 और T2 और V1 V2 पे देखें तो हमें ये प्राप्त होगा V1/T1 बराबर V2/T2 इक्वल टू स्थिरांक, जहाँ V1 V2 आयतन है और T1 T2 गैस की परम ताप है। तो हम समीकरण 1 से लिखते हैं V अपॉन टी बराबर के, इसको हम लाग लेते हैं तो लाग V माइनस लाग टी, जो बटे में रहता है उसको माइनस में इंडिकेट करते हैं जब लाग लेते हैं, और बराबर स्थिरांक। अब इस समीकरण के आधार पर और इसके आधार पे हम ग्राफ प्लाट करते हैं। तो देखिए, ग्राफ निम्न प्रकार के ग्राफ हमें प्राप्त होते हैं। तो चार्ल्स के नियम को गैस के विभिन्न ताप व आयतन के बीच समधावी रेखाओं द्वारा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। 1 यहाँ टी और ये 1 इस तरह का ग्राफ दिखा है, तो 1/T में इस प्रकार का ग्राफ दिखाया, और बी और टी में इस प्रकार से P1 N1 P2 N2 P3, और ये लाग टी और लाग बी में दिखाया गया इस समीकरण के माध्यम से। तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, और इस प्रकार से जब V अपॉन टी और टी में दिखाएंगे तो इस प्रकार से समांतर P1 P2 दाब पर होगा। इस प्रकार से चार्ल्स के नियम को हमने प्रदर्शन किया। चूँकि स्थिरांक का मान गैस की मात्रा और दाब पर निर्भर करता है, इसलिए V अपॉन टी इक्वल टू के, जहाँ की स्थिरांक जो N P पर निर्भर करता है। हम यहाँ ताप का नियम देखते हैं, प्रेशर टेम्परेचर ला। तो देखिए, ताप का नियम अर्थ ये है कि यहाँ पे हम आयतन को स्थिर कर देंगे, और दाब और ताप पे देखेंगे तो यहाँ स्थिर आयतन पर जब देखा जाए किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब जो होता है उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो P1 को अनुपाती T, तो P बराबर के टी यहाँ की स्थिरांक है, P अपॉन टी यहाँ में, और यहाँ और V पे जो डिपेंड करता है यहाँ की एक स्थिरांक है जो N तथा V पर निर्भर करता है। यहाँ लिखने का मतलब ये है कि इस पर डिपेंड करता है समीकरण। तो यहाँ इसको हमने लाग में कन्वर्ट किया, तो लाग P माइनस लाग टी इक्वल टू स्थिरांक। अब इसी समीकरण को हम P1 P2 और T2 T1 पर देखते हैं, तो P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2 P3 अपॉन T3 इक्वल टू स्थिरांक, मतलब जो भी वैल्यू हुई सब कांस्टेंट की इक्वल होगी। अब यहाँ देखते हैं एवोगैड्रो ला। एवोगैड्रो ला क्या है? तो एवोगैड्रो ला में ये दिखाया गया कि समान ताप और दाब पर जब भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या जो होती है वो समान होती है। तो अर्थात स्थिर दाब और ताप पर V1 को अनुपाती मतलब समान आयतन में मोलों की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो यहाँ V बराबर कैपिटल किया, हम यहाँ पे की कांस्टेंट लिए हैं, और फिर यहाँ पे देखिए V अपॉन N इक्वल टू के, P का माटी प्रेशर और टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, जहाँ के एक स्थिरांक है जो प्रेशर और टेम्परेचर पर निर्भर करता है, जहाँ N मोलों की संख्या और V आयतन है। दो भिन्न आयतनों और मोलों की संख्या जो हम इस समीकरण को लेंगे तो V1 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन N2 इक्वल टू स्थिरांक। यदि V1 बराबर V2 हो तब N1 बराबर N2 दिया है, एवोगैड्रो का नियम होगा। मतलब अगर V का मान V1 का मान V2 के बराबर हो और N1 का मान N2 हो, यही एवोगैड्रो का नियम। मतलब एवोगैड्रो के नियम में ये दोनों इक्वल होते हैं। एवोगैड्रो के नियम से महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए कि NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22/4 लीटर होता है। किसी गैस का अनुभार इक्वल टू 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। अब हम यहाँ आदर्श गैस समीकरण देखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखिए, आदर्श गैस समीकरण जो है वो किसी गैस के आयतन, ताप और दाब में होने वाले परिवर्तन को बताती है। मतलब उनके आयतन में, टेम्परेचर में, उनके प्रेशर में क्या परिवर्तन हो रहा है, और जो इनमें से कोई दो परिवर्तित किए जाते हैं कब, मतलब इसमें से जो दो का मान परिवर्तित हो तब ये बताते हैं। यहाँ देखिए, बायल के अनुसार V अनुपाती 1/P, जो बायल का नियम है वो V अनुपाती 1/P है, और चार्ल्स के नियम के अनुसार तो इस समीकरण के द्वारा ये प्राप्त करते हैं इसका आदर्श गैस समीकरण। तीनों समीकरणों को जब मिलाते हैं और एवोगैड्रो ला, तो तीनों में देखिए तीनों में समान है, तो इस प्रकार से V अनुपाती हम लिख सकते हैं NT/P। तीनों को एक समीकरण में मिला देंगे, और फिर यहाँ P को 19 सेट के PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल LT। यहाँ हमने को लगाने के लिए यहाँ पे कैपिटल R को हमने कांस्टेंट लिया, तो PV बराबर स्मॉल n RT, जहाँ का कैपिटल R एक जहाँ कैपिटल R एक नियम स्थिरांक है, जिसे गैस स्थिरांक कहते हैं, यह सार्वत्रिक स्थिरांक है। और यहाँ पे देखिए मोल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे अणुभार। तो यहाँ पे हमने PV बराबर, इसीलिए इस मान को N के मान को रखेंगे W अपॉन M RT। फिर हमने V को इस साइड किया तो W/M गुणे V RT हो जाएगा। फिर तो W अपॉन V को हमने D में घनत्व में कन्वर्ट किया, D/M/RT।
ध्यान दीजिएगा। लिखिए जाता समीकरण एक आदर्श गैस समीकरण कहलाता तथा स्थिरांक कैपिटल आर सार्वत्रिक गैस कहलाता। स्थिरांक या मोल गैस स्थिरांक कहलाता। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है क्योंकि कोई भी गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करती, मतलब हमेशा उसको एक इमेजनरी गैस माना गया है। कोई भी गैस आदर्श गैस व्यवहार नहीं करती। सामान्यतः सभी गैसें क्या होती हैं, वास्तविक गैसें मतलब रियल गैसें होती हैं तथा कम दाब और उच्च ताप पर ये आदर्श गैस के मतलब टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए, तभी ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। अब हम यहाँ आर की प्रकृति मतलब आर का को यहाँ देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब आर की वैल्यू कैसे फाइंड करके इतना निकाला गया है, इसको हम देखते हैं। तो पी वी बराबर आर टी, यहाँ एन का मान एक मतलब एक मूल की संख्या एक होने पर फिर यहाँ आर का मान निकालेंगे हम। तो आर बराबर देखिए क्या हो गया, पी वी बटी टी। तो इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया, इसका मात्रा लिखना है। तो यहाँ पे इसलिए आता है हल करने पे कार्य बटी ताप। तो फिर इसके बाद हम इसका संख्यात्मक मान निकालते हैं आर का। तो आर बराबर पी वी बटे एन गुणे टी से। तो यहाँ देखिए लीटर वायुमंडल में, मतलब जब ये है लीटर वायुमंडल में तब क्या होगा। तो एस टी पी पर देखिए पी बराबर 1 वायुमंडल, वी बराबर 22.4, टी बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन गैस के एक मोल के लिए। तो एन का मान क्या हो जाए, यहाँ देखिए एन का मान नहीं रखेंगे, सभी का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब हम यहाँ देखते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में। एन टी पी पर एक मोल गैस के लिए पी बराबर 1 वायुमंडल, तो 76 गुणित 13.6 गुणित 980 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और वायतन का 22,400 मिली, टी बराबर 273। तो हल करने पर क्या होगा 8.314 टी 10⁻7 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब हम मीटर किलोग्राम सेकंड में देखते हैं क्या होता है। तो 10⁻7 अर्ग बराबर 1 जूल होता है और एन टी पी पर एक मोल गैस के लिए इतना मान रखेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है 760 मिलीलीटर दाब तथा 27 डिग्री ताप पर किसी गैस का आयतन 300 मिली है। तो एस टी पी पर इसका आयतन क्या हो। यहाँ देखिए दाब दिया है, टेम्परेचर दिया है और आयतन दिया है, इसका आयतन निकालना है। तो हमें देखिए जो दिया उसको हम पहले लिख लेंगे। P1 का मान 730 या 760 वायुमंडल में इसको कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए टी का मान केल्विन में, P2 का मान 1 वायुमंडल दिया, T2 का मान लिखना, V1 का मान दिया हुआ है, V2 का मान नहीं दिया है। तो किसी गैस की स्थिर मात्रा के लिए आदर्श गैस का समीकरण क्या था, P1 V1 बटे T1 V2 V2 बटे T2। ये इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमें V2 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 2.622 लीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम यहाँ देखते हैं डाल्टन का आंशिक दाब नियम। तो डाल्टन का आंशिक दाब नियम हमने ये बताया था कि जब भी दो या दो से अधिक गैस आपस में मिलाते हैं उनकी कुल दाब की गणना करने के लिए डाल्टन ने आंशिक दाब का नियम दिया। और इस नियम के अनुसार मैंने बताया कि स्थिर ताप और आयतन पर उन दो या दो से अधिक गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, अर्थात पी बराबर P1 P2 P2 P3 डॉट डॉट। इस नियम की सहायता से सूक्ष्म गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। नम गैसों के दाब में से जलवाष्प का दाब घटाने पर सूक्ष्म गैस का दाब प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म गैस का दबाव या दाब के नम गैस का दाब माइनस जलवाष्प का दाब। इस प्रकार से गैस का आंशिक दाब बराबर गैस के मोलों की संख्या में से मिश्रण के कुल मोलों की संख्या गुणे कुल दाब। यानी दो गैसें और बी का कुल दाब कैपिटल पी होता था, यानी बी इनकी मोल संख्या और पी ए पी बी का संख्या आंशिक दाब हो। तो ऐसे ही का आंशिक दाब जो होता है पी ए बराबर यानी बटी यानी प्लस एन बी पी होगा। इसी प्रकार से गैस बी का आंशिक दाब पी बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी पी। इसका आंशिक दाब गैस के मोलों की संख्या बटे मिश्रण का कुल आयतन गुणे आर टी होता है। यदि परम ताप टी पर ये भी दोनों गैसों का मिश्रण कुल आयतन पी हो तो पी ए बराबर यानी अपन बी आर टी, पी वी बराबर एन बी बटे बी आर टी। मिश्रण का कुल दाब पी बराबर पी ए प्लस बी हल करेंगे तो एन ए प्लस एन बी बटे बी आर टी।